अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। रेडी? ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिस सिटी डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, धारचूला। ये ब्रिज क्रॉस करके ही आपकी नेपाल के अंदर एंट्री होती है। बहुत सारा जो सामान है वो चाइना या तिब्बत से भी आता है। थैंक यू अंकल। ये कारखाना है हमारा, ये बुनने वाला। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस धारचूला, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा और पिछली 2-3 वीडियोस से मैं एक बात को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा और नेपाल का बेटी और रोटी का रिश्ता है। ऐसा बोलते हैं ना अंकल? क्या बोलते हैं? बेटी और रोटी या रोटी बेटी का मतलब क्या होता है इसका? तो रोटी बेटी का, हाँ हाँ, और रोटी का मतलब खाने होगा, हाँ। बेटी का मतलब वो होगा, और क्या होगा वो? तो इंडिया और ऐसा बोलते हैं ना, नेपाल का और इंडिया का रोटी और बेटी का संबंध है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संबंध हुआ, मित्र हुआ। मित्र हुआ। आप नेपाल से हैं? कौन सी जगह? धारचूला से हैं? हाँ, ये। तो इधर सामान वामान बेचने आते हैं आप? यहाँ के लोग भी उधर जाते होंगे। क्या नाम आपका? मान सिंह। बहुत अच्छा लगा मान सिंह अंकल जी आपसे। कैसे हो भैया? ठीक है। तो यही रोटी और बेटी के रिश्ते को समझने के लिए अब मैं बॉर्डर क्रॉस करके, यानी बॉर्डर नहीं, जो नदी क्रॉस करके नेपाल की तरफ एंट्री लेने वाला हूँ। आप कहाँ से हैं? आप भी नेपाल से हैं क्या? रोटी बेटी का मतलब क्या है? वार पार का संबंध है रोटी और बेटी का मतलब कि यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं और काम भी कर लें, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। वही है रोटी और बेटी। आप नेपाल में किधर से हैं? नेपाल बांगबगड़। हाँ? बांगबगड़। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा, तो यहाँ से शादी मतलब वार पार होता है ना हमारा, तब रोटी और बेटी का संबंध हुआ है। तो मैंने सुना है कि जब इधर से उधर जब शादी वादी होती है तो ब्रिज के ऊपर ही ढोल नगाड़े बजा के उधर जाते हैं लोग, है ना? हमारे कल तो भैया हमारे शादी। अच्छा, आप शादी, अभी शादी का सीजन है क्या? आज तो शादी का सीजन तो है। तो ये तो हो गया रोटी और बेटी का मतलब। मुझे पता था, लेकिन थोड़ा जो पब्लिक इंटरेक्शन वो भी चाहिए होता है ना वीडियो में, तो मैं कई बार लोगों का दिमाग ऐसे ही खाने लग जाता हूँ। तो अब इसी रोटी बेटी के संबंध को पता लगाने के लिए या फिर देखने के लिए मैं जा रहा हूँ नेपाल के अंदर। हूँ मैं धारचूला में, जा रहा हूँ धारचूला। यहाँ पे सामने से है बॉर्डर, जो ब्रिज, और ये ब्रिज क्रॉस करके ही आपकी नेपाल के अंदर एंट्री होती है। यहाँ पे मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो और कैमरा कुछ भी अलाउड होगा नहीं। थैंक यू अंकल। तो फाइनली मेरी नेपाल के अंदर एंट्री हो गई है। बिल्कुल छोटा ब्रिज था यार, जो उधर जोलजीबी वाला ब्रिज है वो तो काफ़ी लंबा है, लेकिन ये इस साइड अगर आप धारचूला से धारचूला आते हो तो छोटा सा ब्रिज है। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। जो उधर एसएसबी वाले भाई साहब हैं वो आपका आधार कार्ड लेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, ब्रिज क्रॉस करिए और ब्रिज क्रॉस करते ही आप पहुँच जाएंगे नेपाल के अंदर। यही वो ब्रिज है जिसको क्रॉस करके मैं इधर अपने नेपाल के अंदर एंटर हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा हेल्प डेस्क बना रखा है, लेकिन इस हेल्प डेस्क के ऊपर अभी शायद ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी इधर ये नेपाली में कुछ लिखा हुआ है। लगभग चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं, पढ़ तो मैं पूरा ही लूँगा, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। शब्द एक हैं लेकिन शब्दों की जो रचना है ना वो थोड़ी अलग है। खास करके जो लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं है और वो बिल्कुल और थोड़े बजट में टाइट हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आइए, अपने आधार कार्ड से ही आप नेपाल के अंदर आ सकते हैं। आपको कुछ पासपोर्ट वासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और एक और कंट्री आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएगी।
वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, वो कुमाऊं मंडल विकास निगम, उसी होटल गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ मैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट के हैं वो, लेकिन वो हमारे इंडिया में है। अब मैं इधर आ रखा हूँ। अपने इंडिया की तरफ जो कपड़ों की दुकान है वो कम है, लेकिन जैसे आप नेपाल में आओगे तो गर्म कपड़ों की दुकान बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग बता रहे थे कि यहाँ पे खास करके धारचूला के अंदर बहुत सारा जो सामान है वो चाइना या तिब्बत से भी आता है, और इंडिया में जाने की शायद पर उसको परमिशन वैसे मिलती नहीं है। तो जो इंडिया वाली साइड के लोग हैं वो यहाँ से सामान लेके फिर इंडिया चले जाते हैं। आप सामान खरीद के सामान आप इंडिया से नेपाल भी ला सकते हो और नेपाल से इंडिया भी ले जा सकते हो। वो खास करके यहाँ के लोगों के लिए एग्रीमेंट है। लेकिन अगर आप फॉरेन सिटीज़न हो, इफ़ यू आर नॉट इंडियन और नेपाली सिटीज़न, तो आई थिंक आप लोगों के लिए यहाँ क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ दो कंट्री के नागरिकों के लिए ही है। क्योंकि तभी तो आपको यहाँ पे ना पासपोर्ट चाहिए ना कुछ, और सिर्फ एक लोकल आईडी पे, नेपाल की लोकल आईडी या फिर अपना इंडिया की लोकल आईडी से यू कैन एंटर टू नेपाल और इंडिया। एक मज़े की बात और, जो इस साइड नेपाल के लोग हैं ना, वो भी प्योर नेपाली नहीं बोलते हैं। उनके कोई लोकल यहाँ के लैंग्वेज है, हाँ दे नो नेपाली, बट अगर आप उनको ढंग से सुनोगे ना तो यहाँ के नेपाली इज़ लिटिल बिट डिफरेंट देन काठमांडू साइड। तो यहाँ की एक लोकल लैंग्वेज भी है। अंकल, यहाँ सुकुटी मिलेगा क्या? सुकुटी नहीं मिलेगा इधर। और कहाँ से हैं आप? यहीं से हैं? मस्त स्टाइल अंकल आपका, स्टाइल मस्त आपका। पहले तिब्बत से बकरी आते थे, तब सुकुटी होती थी, आप लोग तिब्बत गए हैं क्या? ले आते थे पुराने टाइम में। अब नहीं होता, बंद हो गया। अभी बंद हो गए हैं। कोरोना से बंद हो गया। आप लोग इधर धारचूला गए हैं क्या, नेपाल साइड से? चलो, थैंक यू अंकल, नमस्कार। इस एरिया की एक बात और मस्त है कि दोनों तरफ दोनों करेंसीज चलती हैं। कल जब मैं जोलजीबी से इधर आ रहा था धारचूला, तो जो गाड़ी वाले भाई साहब हैं उन्होंने एक आंटी को जो खुले रुपए दिए थे वो नेपाली करेंसी में दिए, और इधर भी जो इंडियन करेंसी वो खुले धड़ल्ले से चलती है। लेकिन यहाँ से जब आप थोड़ा इंडिया में भी अगर ऊपर जाओगे और नेपाल में भी थोड़ा ऊपर जाओगे तो जो दोनों करेंसी हैं उनका चलन उतना नहीं होगा जितना बॉर्डर टाउन के ऊपर। बॉर्डर टाउन में आप किसी भी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फिर चाहे वो इंडियन करेंसी हो या फिर नेपाली। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लग रही है, दोनों तरफ जो बिल्डिंगों के कलर है ना वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन जो कलर मुझे लग रहा है वो एक तो ऑरेंज और एक है ब्लू। मज़ेदार बात ये देखिए ना, जब मैं पिछली बार जब नेपाल में गया था उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसके बाद फिर मुझे नेपाल बीच में छोड़ के आना पड़ा। और मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं उत्तराखंड से नेपाल के अंदर एंटर कर जाऊँगा, और वो भी सिर्फ अभी यूँ मान लीजिए बेसिकली खाना खाने आया हूँ। खाना खाने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे धारचूला से पिथौरागढ़ की गाड़ी पकड़नी है। कैसे हो अंकल? अरे फोटो बना लिए अच्छे। हाँ जी, आप यहीं से हैं क्या? हाँ जी। अब अपी नंपा अल्लो तथा अल्लो बिच्छू घास को अल्लो बोलते हैं। आपका टोपी भी होगी क्या? हाँ, सब कुछ है यहाँ। अंदर है क्या? ना, अंदर है। गणेश, गणेश भाई, हाँ इस टाइप वाली दिखाना, दिखा दे, और डिज़ाइन दिखा दो ना। डिजाइन ये होगा, कलर मिलेगा। अभी यहाँ से मैंने एक कैप खरीदी है इस दुकान से। थैंक यू अंकल। ये कारखाना है हमारा, ये बुनने वाला। अच्छा, बुनने वाला? हाँ, दिखाइए। चलिए। श्री केदारनाथ तथा बचत सहकारी संस्था। अंकल मुझे अपना कारखाना दिखाने लेके जा रहे हैं। अंकल आपका नाम क्या है? कृष्णानंद जोशी। कृष्णानंद। तो कृष्णा अंकल मुझे अपने कारखाने में लेके आए हैं। यहाँ पे चरखे वर्कर ये बुनाई वाला काम होता है। अच्छा, ये वही कपड़ा जो आप बता रहे थे? हाँ, वही बन रहा है। ये बेम्बो का। ये बम्बू? बेम्बो का बन। बांस का है? बांस का। अब ये खाली हो रहा है, इसमें पिछू लगेगा। अच्छा, ये इधर उलन से बन रहा है। ये वुलन? ये जो शॉल वॉल होता है वो सब है? इसमें सिर में छोटा सा रुमाल बोलते हैं। अच्छा। इसकार पर ये देखिए,
तो नीचे कपड़े। जो आपने दिखाया था, क्या बोलते हैं इसको? ये कोट का पट्टू बनाते हैं इसका। कोट का जो ये सारे कोट बनाते ये हैं। भेड़ का ऊन का है क्या? हाँ, ये तो वो है, ये भी बैम्बो है। ये किसका है? इसी का प्रशोधन करके। अच्छा, इसे घास का बनता है ये? सिसोड़ा होता है ना, हाँ। ये ऐसा बनता है इसका बाद में वो अच्छा, प्रोसेस धुलाई करके। करने के बाद अरे जब वाश कहीं हो गया ना, पूरा ऐसा बनता है। अंकल की यहाँ पे छोटी सी एक टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे थोड़े शॉल वॉल टाइप में चीज़ें बनाते हैं, पुराने टाइम के चरखे वर्खे ये सब। तो आप यहीं से बना के फिर नीचे दुकान में बेचते हैं? दुकान में रहते हैं। यहाँ से ज़्यादा दिल्ली तक के लोग आते हैं, दिल्ली से? कानपुर के कैसे हैं बहनी, ठीक है? लोग आते हैं। कव्वाली का सवाल सिखाया मैंने। क्या? भीम तालाब, पीपल कोटी, गोपेश्वर, जोशीमठ में हाँ। इसको वॉश करना और ऊन बनाना और तागा बनाना सिखा के आया हूँ। अच्छा, वहीं से सीख के आए हैं क्या आप? अच्छा, पहले सीखे नहीं आया, आप सिखा के आए हो? सिखा उधर को। अरे बाप रे, इसमें कितने धागे मिलाने पड़ते हैं? ये कहीं गलती हो बना रहे हैं, कभी कभी गलत पड़ जाता है ना, अच्छा। उसको तो सुधार कर रहे हैं। और जो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको फिर से वो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रोटी और बेटी का रिश्ता। तो रोटी और बेटी के रिश्ते के मामले में अंकल जी का एग्जाम्पल सबसे सही है। अंकल जी का जो मेन घर है वो इंडिया साइड पड़ता है, धारचूला में। अंकल जी का जो काम है वो धारचूला में है, और अभी अंकल जी इधर धारचूला में जयकोट है हमारे ग्राम का नाम। अच्छा, क्या नाम है? पार्क का जयकोट। जयकोट। जो अंकल हैं, इनकी जो सन है, इनके जो बेटे हैं, उनकी आधे बेटों की शादी हो रखी है इंडिया में, आधे बेटों की शादी हो रखी है नेपाल में। तो यहाँ पे कई बार रिश्तों के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, नमस्कार। फोटो ले लो। अरे हाँ, तो देखिए भाई, इधर ये चरखा वरखा बन रहा है। अंकल, आप कभी तिब्बत भी गए हो क्या? हाँ जी, तिब्बत गए थे कभी आप पुराने टाइम में? कब गए थे? 36-37 साल का, मतलब 62 से पहले? हाँ, लड़ाई से पहले? था। अभी उम्र कितना है आपका? 80 साल हो गए। 80 साल हो गए हो? 80 साल। क्या खाते हो अंकल आप? लग ही नहीं रहे 80 साल के। दम लग रहा है एकदम पूरा पूरा दम लग रहा है। और आप इन भोटिया लोगों के साथ ही गए थे क्या? खुद बढ़िया लेके भी जाते हैं। ये हमारे यहाँ वाले बकरियाँ वाले होते थे ना। अच्छा अच्छा, गुजर गाँव में उन बकरियों वालों के साथ गए थे आप? होते थे, अब तो सब खत्म हो गया। नहीं है, कोई घोड़ा जो वो वाले होते थे। अब भोटिया, सिर्फ भोटिया नहीं, सारे और भी जाते थे व्यापार करने को। और भी जाते थे? मैंने भी किया 1-2 साल व्यापार। क्या आपने व्यापार किया तिब्बत के साथ? व्यापार क्या क्या? नारायणाश्रम, मानेसरोवर जाने की इच्छा थे। उसी सिलसिला वहाँ से बकरी उठा के लाया कभी तिब्बत से? हाँ, बकरी ना वहाँ के ऊपर तिब्बत के। अच्छी बकरियाँ होती हैं क्या वहाँ की? अरे वो तो हिमालय में अभी दवाई का काम करता है, उसका मांस, उसका मांस दवाई का काम करता है? अभी मिलता तो आदमी बेमा जैसा सांस लग रहा है मुझे, मैं इसको इसका झोल बना के खा लेता तो 2 दिन में ठीक हो जाता। अरे बाप रे। और मैंने सुना उसकी ऊन भी बड़ी कोमल होती है? ऐसा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। ऊपर से बर्फ पड़ता रहता है। हाँ, बकरी खड़ा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता, लेट भी जाए फर्क नहीं पड़ता। अब फिर उसके अंदर वाला जो भुआ होता है ना, हाँ, पश्मीना बनता है। पश्मीना? अच्छा, वो मोटा वाला खींच लिया, हाँ हाँ, हाथ से ऐसे मुट्ठा मारा, हाँ हाँ, मोटा मोटा खींच लिया। हाँ, बारीक वाला जो है कपास टाइप का होता है, वो भारी कीमत में जाता है। पश्मीना 30-40 हज़ार तक एक शॉल का होता है। चलो अंकल, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय अंकल। जो भी मुझे अंकल जी मिले थे उन्होंने यार मस्त बातें बताई, और उन्होंने लाइव एग्जांपल दिखाया कि भाई यहाँ पे इस बॉर्डर के ऊपर चीज़ें कैसे काम करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एरिया में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जो बॉर्डरिंग टाउन, फिर चाहे वो यूपी में हो या फिर उत्तराखंड में या फिर उधर बंगाल एंड सिक्किम, हर जगह आपको इसी टाइप की डेमोग्राफीज और इसी टाइप का कल्चर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक जब आप इधर नेपाल में आओगे तो उसके साथ एक कॉम्प्लेक्सिटी भी आती है। यहाँ पे फ्री मूवमेंट है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप वापस चले जाइए। अगर मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से फ़्लाइट लेके काठमांडू पहुँच गए और आप इंडिया से एग्ज़िट हो गए, नेपाल के अंदर एंटर हो गए, लेकिन फिर आप नेपाल घूमते घूमते यहाँ से जब आप उत्तराखंड जाओगे, चले तो जाओगे,
लेकिन जब आप अगली बार इंडिया से बाहर निकलोगे तब आपको पंगे हो सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो आपने इमिग्रेशन क्लियर करके आपके इंडिया के अंदर एंट्री नहीं हुई है ना। तो जब भी आप इस टाइप के बॉर्डर से एंट्री लो तो इसी टाइप के बॉर्डर से एग्ज़िट लेना, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एंट्री अलग तरीके से होती है। लेकिन जब आप फ्लाइट लेके या फिर जो बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके थ्रू जब आप नेपाल के अंदर एंटर होगे तब आपका दूसरे तरीके से प्रोसेस होगा। उस टाइम आपको इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे इमिग्रेशन वाला सिस्टम नहीं है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो एंट्री जिस तरीके से ली है एग्ज़िट भी उसी तरीके से लेना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का और बहुत पंगे भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मोमो की दुकान ढूंढ रहा हूँ एक, और फिर मोमो खाने के बाद मैं वापस इंडिया की तरफ चला जाऊँगा। अपने इंडिया साइड यहाँ पे वो चिकन मोमो मिलते नहीं हैं। क्या बोलते हैं इसको आप? ये जम्बू बोलते हैं। ये कैसा तरीका करते हैं कि अच्छा अच्छा, घी और रिकॉर्ड कर रहे हो आप। हाँ 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 घी अथवा तेल हाँ, कढ़ाई में डालो और कढ़ाई के बाद ये छोंक लगाने के लिए होता है ना? छोंक दे। अच्छा। फिर आप यहाँ छोंका लगाओ तो पार अच्छा, जाएगा। फिर दाल और ये मीठा क्या होता है? ये क्या है? ये सूखा हुआ मूली सब्जी होता है, चटनी। मूली, अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप ये दे दीजिए आप। और ये क्या है? ये क्या है कि गैस्ट्रिक का दवाई। अच्छा नहीं नहीं, आप ये दे दीजिए। ठीक है ठीक है। एक ही बहन यहाँ पे वो कहाँ मिलेगा? सोखा करिए ना इसको आप। 120 है भैया। 120 से, चलो कोई नहीं। यहाँ पे वो किधर मिलेगा? क्या मोमोज। मोमो ये प्रिय बार यहीं पे सामने। अच्छा अच्छा बनाता है। अच्छा बनाता है क्या? चिकन भी मिलता है क्या? चिकन भी मिलता है। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अभी मैं उन दीदी से सामान वामान लिया, उन दीदी से मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि आगे जाके एक मोमोज़ की दुकान है, वहाँ से आप मोमोज़ खा सकते हो। तो इंडिया जाने से पहले मैं यहाँ पे मोमोज़ ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपने नेपाली भाइयों से अच्छे मोमोज़ कोई नहीं बनाता है। लेकिन इस मान्यता को टक्कर दे सकते हैं दिल्ली में कुछ मोमोज़ वाले हैं। दे आर नॉट नेपाली बट मस्त मोमोज़ बनाते हैं। ये भाई साहब ये आ चुके हैं मेरे मोमोज। जो मोमोज़ वाला सीन था वो भी एकदम कंप्लीट हो चुका है, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस इंडिया की तरफ। तो वापस से ब्रिज क्रॉस करके पहुँच चुका हूँ मैं इंडिया के अंदर। धारचूला और दारचूला की फाइनल ग्लिम्स देता हूँ। धारचूला, काली नदी और सामने रह गया दारचूला, और ये है बीच वाला ब्रिज जिसको क्रॉस करके आप एक इधर से उधर जा सकते हो। 2 मिनट पहले मैं उधर मोमोज़ खा रहा था नेपाल में, और 2 मिनट बाद मैं वापस इंडिया में आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे मैं चाय वाय पीऊँगा और उसके बाद यहाँ से गाड़ी पकड़ के मैं निकल जाऊँगा पिथौरागढ़ की तरफ, क्योंकि परसों रात को 11 बजे की मेरी फ़्लाइट है मुंबई की दिल्ली से, और मुझे डिस्टेंस अभी बहुत ज़्यादा कवर करना है। तो अब जितना जल्दी लेट करूँगा उतनी चांसेस है कि मुझे गाड़ी वाड़ी ना मिले। तो अब मैं बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी कि भाई इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे कुछ एक ऐसी टाउन एग्जिस्ट करती है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और नाम भी 2 हैं। एक नाम हो गया धारचूला, दूसरा हो गया दारचूला। और यहाँ के लोगों की, जो हम प्लेन में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ के बारे में क्या सोचते थे और यहाँ की जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। जो नेपाल और इंडिया का रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है ना, वो आज मैंने ढंग से लिटरली देखा है कि लोग रोटी के लिए भी उधर जाते हैं, इधर आते हैं, और बेटी के लिए भी उधर जाते हैं, इधर आते हैं। बेटी बोले तो शादी और ब्याह, और रोटी बोले तो रोज़गार। तो दोनों चीज़ें मैंने आज देख ली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार नेपाल के साथ जो हमारा रिलेशन है वो ऐसा कैसा बना रहे। हाँ, बीच में थोड़ी मोटी दिक्कतें आएंगे, कभी कोई डिप्लोमेटिक हर्डल्स होंगे, कभी कुछ पॉलिटिकल हर्डल्स होंगे, लेकिन जो लोग हैं, यानी जो हमारे नेपाली भाई और इंडियन भाई, इन दोनों को हमेशा साथ में रहना है यार। कितना भी कर लो, चाहे हम कितने भी आपस में एक दूसरे को गालियाँ वालियाँ दे दें, लेकिन हम हमेशा पड़ोसी रहेंगे। और चाहे आपके रिश्तेदारों के साथ बने ना बने, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि आपके रिश्तेदार आपके काम नहीं आएंगे, आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। तो इसी बात के साथ मैं इस उत्तराखंड की ट्रिप को ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ, एक वीडियो और है, लेकिन उस वीडियो में मैं उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचने वाले बनाऊंगा। उसमें शायद ऐसा कुछ मे भी हो सकता है, मे भी ना हो, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ यार, और शायद मैं ना भी बनाऊँ। तो इस वीडियो के बाद से शायद आप अगली ट्रिप की बिगिनिंग देखोगे। जो अगली ट्रिप है वो मुंबई से स्टार्ट करूँगा मैं। मुंबई से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ अनु के साथ।
और हम जा रहे हैं एक मस्ट डेस्टिनेशन पे। बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, लेकिन आज तक मैं और अनु उस कंट्री में गए नहीं थे, वो आप साथ देखने वालों। अनु के साथ भी मुझे ट्रैवल किए हुए काफ़ी दिन हो गया था, तो वापस से आप अनु को बहुत दिनों बाद देखोगे वीडियो के अंदर। तो भाई साहब ये देख लीजिए, ये हो गया फाइनल ग्लिम्स ऑफ नेपाल फ्रॉम धारचूला। बीच में ब्रिज, उस साइड धारचूला और इस साइड अपना इंडिया वाला धारचूला। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय। जी जनाब। अच्छा, ये होता क्यों है ऐसा? मतलब दो देश हैं अलग अलग, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का इलाका है, एक ही तरह की ज़बान है, एक ही तरह के आपस में रिश्तेदारियां हैं। होता ये इसलिए है कि सरहदें तो अभी बनी हैं। ये पहले से ही, सदियों पहले से ही एक सिस्टम चल रहा होता है, एक इलाका होता है, एक साथ रह रहे होते हैं। लेकिन कभी ना कभी देश बनते हैं, कभी ना कभी बंटवारे होते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, सरहदें बन जाती तो जिसकी वजह से सरहदें बनती हैं। लेकिन सरहदें रिश्तेदारियां ख़त्म नहीं करती, सरहदें आना जाना ख़त्म नहीं करती। लेकिन अगर कोई ऐसी सरहद बन जाए जहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा हालात साजगार ना हो जिस बराबर कंट्री से, वो थोड़ी सी सख्त सरहदें होती हैं कि आप नहीं जा सकते, बस सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जिस दिन वो कंट्री बन गया, उस दिन ये कंट्री बन गया, उसी दिन ही सरहद बन गई। बस आपने माइग्रेशन की, माइग्रेशन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जहाँ थे वहीं रह गए। कहीं आधा ख़ानदान वहाँ था, कहीं आधा ख़ानदान यहाँ रह गया, कहीं कारोबार के चक्कर में वहाँ गए हुए थे, वो यहाँ नहीं आ सके। कहीं ऐसी फैमिली सी कहानीज़ भी हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर जो है नेपाल के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं। और अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं, ये लोग सदियों से एक दो आना जाना है इनका, तो इनको पासपोर्ट की, वीज़ा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इनके पासपोर्ट पे, इनके NIC पे यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है इस इलाके का, तो ये स्पेशली इनके लिए फेवर है। और इस इलाके से अगर कोई इस इलाके तक जाता है, अच्छा ये जब नेपाल चले जाएंगे और नेपाल में आगे अच्छे शहरों में नहीं जा सकते ये, नहीं, हाँ, वहाँ पे रोको, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ सकती है, ये आ सकती है। तो हमारे यहाँ पे मैंने सुना है बलूचिस्तान और ईरान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अफ़गानिस्तान में लोग जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान में तो बलोच जो है ना, बलोच बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। लेकिन आगे अगर और ईरान के बड़े शहरों में जाने लगेंगे तो उन्हें तकलीफ़ आएगी। अच्छा, वैसे बहुत खूबसूरत लगा एरिया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब है कि एक तरह से लिमिटेड किस्म के यहाँ बिज़नेस होंगे, लिमिटेड किस्म के कारोबार हैं, लेकिन कल्चर है और सदियों पुराने लोग लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सदियों से इनका मामला चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में इनका जिक्र किया था और इत्तेफाक से इन्हीं की नेक्स्ट वीडियो थी। ये भी इत्तेफाक होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं यार कॉन्सिडेंसेस नहीं होते हैं, तो इत्तेफाक से इन्हीं की वीडियो नेक्स्ट वीडियो थी। अच्छा, पहले तो मैं इनके स्टाइल की तारीफ़ करना चाहूँगी कि बहुत प्योर स्टाइल है इनका। मतलब जो देखा फ़ौरन बोल दिया, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप जिस रास्ते से आते हो, उस जैसे यानी कि आपने जहाँ से एंट्री ली है वहीं से आप एग्जिट करो। अब जैसे कि ये कह रहे थे कि मैं उत्तराखंड से जैसे मैं आया हूँ, ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से दिल्ली डायरेक्ट कर लूँ या फ़्लाइट ले लूँ, तो फिर वो कह रहे हैं इमिग्रेशन होगा, फिर मसले मसाइल होंगे, वो तरीक़ेकार अलग है, ये तरीक़ेकार अलग है। तो आपको चाहिए कि आप जिस तरीके से आए हो उसी तरीके से वापस जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत काम की बताई, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इन्होंने बताया इसमें पेचीदगी हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। अच्छा, ये भी कहा इन्होंने करेंसी दोनों चल रही है, यानी कि ये बड़ी इंडियन यूनिक बात है, दिया और मुझे वापस उन्होंने 1.5 रुपये जो दिए हैं वो नेपाली रुपये दिए हैं, यानी कि दोनों करेंसी एक्सेप्टेबल है। लेकिन इन्होंने एक बात और भी कही कि मॉडल टाउन जहाँ मैं घूम रहा हूँ यहाँ तक के लिए, इससे आगे अंदर की तरफ अगर आप नेपाल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, या फिर इंडिया में भी जो यहाँ पे धारचूला उसके साइड पे जो लोग हैं या उसके साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ तक तो एक्सेप्टेबल होगा नेपाली रुपया भी, मुझे लग रहा है। लेकिन अंदर इंडिया के बहुत अंदर तक चले जाएंगे आप, मज़ीद इलाका जात की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लगा मुझे, बहुत यूनिक व्लॉग लगा, इसलिए कि मोमोज नेपाल में खाए और चाय ये इंडिया में पी रहे थे। मतलब क्या बात है कि सिर्फ एक लकीर, एक बॉर्डर, एक लाइन आपको एक दूसरे से जुदा कर देती, जबकि आप जुदा हो नहीं। अच्छा, आप देखिए कल्चर बिल्कुल सेम लग रहा था आपको यहाँ के और वहाँ के लोगों का। अच्छा, रस्मो रवाज सेम होंगे, मैं 100% बोल रही हूँ, लैंग्वेजेस सेम होंगी 100%। इन्होंने बोला एक नई लैंग्वेज इन्वेंट हो गई है, जो यहाँ के स्पेसिफिकली यहाँ के लोग वो लैंग्वेज में बात करते हैं, वो लैंग्वेज बोलते हैं।
अच्छा कल्चर सेम होगा, ट्रेडिशन सेम होंगे, लैंग्वेजेस सेम होंगी, रुपया और इंडियन रुपी दोनों ही चल रहा है, सब दोनों ही एक्सेप्टेबल है, दोनों के रस्म व रवाज बड़े सेम होंगे। मैं ये सोचती हूँ अक्सर, जैसे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से अक्सर सोचा करती थी, ये धारचूला का तो मुझे खैर आज पता चला कि ऐसा है कि डिवाइड हुआ तो आधा यहाँ आधा वहाँ है। मैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में ये सोचा करती थी कि लोग बड़े सेम लगते हैं, कल्चर्स बड़े सेम लगते हैं, खाना पकाना वो सेम है, ख़ानदानी निज़ाम जो एक सेम उसको भी अपना लिया गया है। एक दो में शादियों में तो मैंने देखा बाकायदा सिंदूर जो होता है ना वो तक लगाया जा रहा है और उसको बहुत अच्छा शगुन माना जा रहा है, उसको बहुत अच्छा समझा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लॉजिकली भी और साइंटिफिकली भी इसको बताया गया कि ये बहुत अच्छा है। हमारी रस्म व रवाज पे मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, बहुत सारी चीज़ें सेम हो गई। फिर बाद में ये हुआ कि जी बॉर्डर बन गया, कि पाकिस्तान सेपरेट हो गया और इंडिया सेपरेट हो गया, और लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि वहाँ से अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं, यहाँ से ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ जाते हैं, वही प्यार, वही रस्म व रवाज, वही खाना पीना साथ में, वही साथ में गपशप, वही ट्रेडिशंस, वही एंजॉय करना है त्योहारों को, फेस्टिवल्स को। तो इससे ये चीज़ आया होती है या जाहिर होती है, वाज़ेह होती है हमें कि बाउंड्रीज मैटर नहीं करती। बाउंड्रीज से अगर आप चाहें, जैसे बोलते हैं ना पानी में लाठी मारने से पानी जुदा थोड़ी होता है, तो इसी तरीके से बाउंड्रीज खींचने से या एक लाइन खींचने से कभी भी वो दोनों लोग जो आधे यहाँ रह गए और आधे वहाँ चले गए या जो बंटवारा हो गया, उससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके दिलों के जो जज्बात होते हैं, दिलों की जो मोहब्बत, दिलों का जो प्यार होता है, वो जो आपकी रूट्स होती हैं एक साथ जुड़ी हुई, वो कभी जुदा नहीं होती। अच्छा ये जो आखिर में जब ब्लॉग ख़त्म करने लगे तो मुझे लगा बस सब टाटा बाय बाय करने वाले, लेकिन उन्होंने काफ़ी बोला कि हमारे पॉलिटिकल लेवल पर कुछ भी हो और गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी हो, कोई भी मसले मसाइल हो सकते हैं, हमें नहीं पता, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो XYZ, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जगह होनी चाहिए, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि रिश्तेदारों से तो आप मुँह बना सकते हो, रिश्तेदारों से तो आप बिगाड़ कर सकते हो, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ जो है उनके साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अव्वलीन तरजीह आपके नेबर्स होते हैं, आपका साथ देते हैं पूरे वक्त में। अच्छा रोटी और बेटी का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, या तो रिश्तेदारों के चक्कर में, सही, या फिर आपकी बेटी की शादी वहाँ हुई, या आपका रोज़गार यहाँ है और वहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया कि चक्कर क्या है। अच्छा वो जो 80 साल के अंकल थे माशाल्लाह बड़े तो उन्होंने सही तरीके से समझाया। 80 साल के अंकल बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बड़ा सही जवाब दिया, सही क्लियर किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी कुछ जो बेटे और बेटियां हैं उनकी शादी यहाँ हुई है नेपाल, और कुछ बेटे बेटियों की शादी इंडिया में हुई है। तो रिश्तेदारियाँ देखें ज़रा दोनों जगह पे, लेकिन रिश्तेदारी इनकी इंडिया में भी है। तो ये हो गया ना बेटी और रोटी वाला चक्कर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि इलाका सेम है, हाँ, इलाका सेम है, लेकिन बाद में बाउंड्री बनी। सिंपल सी ये बात है कि इलाका सेम है, वहीं एक ही लोग हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। ऐसा भी कईयों के साथ होता होगा कि सुबह यहाँ उठते होंगे काम के लिए, वहाँ जाते होंगे, रात को फिर यहाँ के सोते होंगे। अच्छा वहाँ के बहुत सारे लोग हमसे भी बहुत मिलते हैं, जैसे हमारे तिब्बती लोग हैं, वो गिलगिती लोग हैं, और वहाँ के वो है लद्दाख के तिब्बती लोग, ये नेपाल, पहाड़ी, हाँ, तो वो सारे इलाकों के लोग वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से, मतलब है कि इलाके की वजह से भी फेसों पे फ़र्क होता है, फ़र्क पड़ता है और सेम फीचर्स लगते हैं। जैसे साउथ इंडियन है वो बाकायदा आप देख के पहचान सकते हो, जैसे कश्मीरी लोग हैं या अफगानिस्तान के लोग हैं। अच्छा साउथ इंडियन मुझे नहीं पता, तमिल और वेस्ट बंगाल क्या करीब करीब है? वैसे वेस्ट बंगाल तो बहुत, देखिए साउथ है तो साउथ इधर ही है ना, तो इनके और इनके लोगों में मुझे बड़ी रिजेम्बलेंस लगती है, ये मुझे बड़े सेम लगते हैं। जैसे हमारे सिंधी हैं, सिंधी अलग ही समझ में आते हैं, वो सिंधी है, सिंधी और महाजिर में बड़ा फ़र्क लगता है, लेकिन मुझे तमिल के लोगों में और बंगालीज में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगता। ये साउथ की तरफ ही आते हैं सब, ये सब साउथ की तरफ ही आते हैं। तो एक बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक जगह पे लेके गए। अच्छा इनकी ख़ास बात यही है कि ये बहुत ही यूनिक जगह ढूंढते हैं और वहाँ का व्लॉग बनाते हैं और बिल्कुल रियल बनाते हैं। आप जो कहते हैं वही हो, मतलब जो बिगड़ जाए तो रिकॉर्ड कर लेते, तो बिगड़ गई मुझे कब याद में सो रहा हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।